अख्तरुल ईमान आगे हो गए। एआईएमआईएम के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पिछली बार भी अपनी सीट जीते थे। कुल मिलाकर 5 एमएलए एआईएमआईएम के जीते थे, जिनमें से आपको पता है 4 आरजेडी में चले गए थे। अख्तरुल ईमान इकलौते बचे थे एआईएमआईएम में विधायक। इस बार फिर से उन्हें असदुद्दीन ओवैसी ने चुना और वो अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। और एग्जिट पोल ये कह रहे हैं एआईएमआईएम इस बार हो सकता है कि सिर्फ 0 से 2 सीटें निकाल पाए, उसमें एक सीट ऐसा लगता है अख्तरुल ईमान की हो सकती है। बाकी सीटों पर इस बार महागठबंधन और आरजेडी के उम्मीदवार एआईएमआईएम के उम्मीदवारों को सीमांचल में पटखनी दे देंगे। सारे एग्जिट पोल ये कह रहे थे। आपको हैरानी है राजकिशोर? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक से 2 सीटें एआईएमआईएम 3 सीटों पर है, 3 में से वो कितनी जीत लेती है। हम और निश्चित तौर पे वो जीतेंगे ऐसा लग रहा था मुझे वहां पर। बाकी 2 सीटें और हैं जिस पर वो लड़ाई में है। बाकी कहीं पर वो जो 11 सीटों पे पिछली बार खेल उन्होंने बिगाड़ा था, 5 जीते थे, 6 पे बिगाड़ा था। इस बार और कहीं नहीं है। पूरी तरीके से लोग ये कह रहे हैं कि महागठबंधन के साथ जाना है, तेजस्वी के साथ में जाना है, तेजस्वी के साथ में जाना। इस बार अदर्स एग्जिट पोल में शीतल जी 20% वोट उन इलाकों में ले रहा था, सीमांचल के इलाकों में देख रहे थे। ऐसा लगता है ओवैसी डेंट तो करेंगे, वोट तो लेंगे, लेकिन सीटें नहीं निकाल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, क्या संदेश है? देखिए, ओवरऑल जो अदर्स का पिछले चुनाव में करीब 25% वोट था, इस चुनाव में जैसा एग्जिट पोल्स में है वो 10-11% रह गया, तो बहुत घटा है। लेकिन फिर भी उसमें सबसे ज्यादा एआईएमआईएम का ही है, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो होगा वो इसी का होगा। लेकिन इसके बावजूद उन्हें काफी वोट मिलेगा, काफी वो वोट वहां है भी बहुत सारा। सर, एक लाइन जो बोल गए थे ना वहां पर, जो एक्सट्रीमिस्ट जी, उसको वो वहां पर कुक कर ले गए। जी। तो जो यूथ के अंदर आप कुछ भी कहिए, वोट वो कोई मतलब ओवैसी के खिलाफ नहीं जाना था, ओवैसी के पक्ष में वहां के युवाओं में जो मुस्लिम है उनके बीच में कल्ट है वो बंदा है। लेकिन उनको ये लग रहा था कि भाई ये वोट खराब होगा, ये इसलिए जाएंगे। पर सीटें तो नहीं जीत रहे ओवैसी, वोट ले रहे हैं लेकिन सीटें फिर भी तेजस्वी को जा रही हैं। लेकिन देखिए ऐसा ना कि एक ही खानदान से अगर 2 लोगों को खड़ा कर दिया तो उस खानदान की कुछ सीटें, कुछ वोट तो कटेंगे ना। तो वोट जो भी कटेंगे वो तेजस्वी के कटेंगे। दिक्कत ये है बड़ी सीटें ना जीत पाए, लेकिन वैसे थोड़ा बहुत नुकसान फिर भी। राम कृपाल यादव पीछे चल रहे हैं, दानापुर से राम कृपाल यादव पीछे चल रहे हैं। आरजेडी में थे किसी समय, याद करिए, लालू जी के बड़े करीबी माने जाते थे, फिर बीजेपी में गए, सांसद बने, और अब देखिए यहां विधानसभा में भी अपनी सीट से वो आगे चल रहे हैं। फिलहाल एक सीट उसमें से ऐसी भी है जो बाई चांस पीछे चल रहे हैं, माफ करिएगा। हाँ, हो सकता है पीके को मिल जाए। वो 2 भाई, उस तस्लीमुद्दीन के 2 लड़के लड़ रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। जोकीहाट है सीट का नाम। मैं गया था, मैं किशनगंज में ही था परसों। तो जोकीहाट की सीट पर किशनगंज से सटाव इलाका या अररिया पड़ता है वो। तो वहां ये है कि बड़ा भाई जो है वो जनसुराज से और छोटा भाई जो है वो आरजेडी से लड़ रहा है। और आरजेडी से जो लड़ रहा है छोटा भाई, वो मौजूदा सांसद राजेश राम पीछे चल रहे हैं। कुटुंबा से राजेश राम पीछे चल रहे हैं। बताइए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अनंत सिंह भी पीछे हो गए। अब अनंत सिंह भी पीछे हो गए। देख कितनी तेजी से ये घटनाक्रम बदल रहा है। जैसे जैसे हमारे पास डायरेक्ट अकाउंटिंग सेंटर से अपडेट आ रही है, मैथिली ठाकुर लगातार पीछे चल रही है। और बहुत सारे विश्लेषक जो ग्राउंड पर घूम कर आए, रिपोर्टर और एग्जिट पोल, सब ये मान रहे थे कि बीजेपी से मैथिली ठाकुर इस बार जो अली नगर से चुनाव लड़ रही हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है। हालांकि उन्होंने, याद करिए, अपने प्रचार के दौरान कह दिया था जीती तो नाम बदल दूंगी इस इलाके का। लगता है देखिए, कांग्रेस उतना बुरा नहीं कर रही जितना बुरा बीजेपी कर रही है। कुछ शंका हो रहा है इस चुनाव में, ये एक ट्रेंड देखिएगा। बिल्कुल, इन आंकड़ों पर नजर डालना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं शीतल जी। आरजेडी 56 और कांग्रेस 14। कांग्रेस 14 पर तो है, आरजेडी के मुकाबले कम है। लेकिन यहां देखिए जरा, जेडीयू 45 और बीजेपी 21। ये जो स्ट्राइक रेट एनडीए का दिखाई दे रहा है बीजेपी और जेडीयू के बीच, ये क्या कहता है? क्योंकि बीजेपी और जेडीयू 101 बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब सीवान से बीजेपी के मंगल पांडे पीछे। स्क्रीन के बीच में नजर बनाए रखिए, नीचे भी, ऊपर भी, दाएं भी, बाएं भी, हर तरफ आपको अलग इंफॉर्मेशन मिलेगी। रेणु देवी पीछे हो गई बेतिया से, रेणु देवी पीछे। आरजेडी के रघुनाथपुर से ओसामा शाहब आगे, शहाबुद्दीन के बेटे हैं, कंट्रोवर्शियल हैं। बीजेपी ने इनको बहुत निशाने पर भी लिया था इस बार, और अभी भी, लेकिन वो अपनी सीट पर आगे। महागठबंधन 84 सीटों पर आगे, एनडीए 74 पर आगे। शुरुआती ट्रेंड्स पोस्टल बैलेट का। अब 8:30 बज गए हैं। अब ईवीएम खुलेंगी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के वोट अब गिने जाएंगे, और अब पता चलेगा सही मायनों में पूरे बिहार की तस्वीर क्या है। हर एक काउंटिंग सेंटर पर 14 टेबल लगेंगी, एक एक राउंड में 14 ईवीएम के वोट खुलेंगे, और उसके बाद देखिएगा कितनी तेजी से ये सारे आंकड़े बदलेंगे। ये जो ऊपर महागठबंधन को स्लाइट एज पोस्टल बैलेट में दिखाई दे रही है, क्या ये कायम रहती है क्या? बस अभी 5, 7, 10 मिनट में आपको शुरुआती ट्रेंड्स मिलने शुरू हो जाएंगे। ईवीएम की काउंटिंग में आप क्या देख रहे हैं शीतल जी? देखिए, अगर ये ट्रेंड, एक तो ये नजारा देता है कि जो कर्मचारी हैं वहां, उनमें थोड़ा बहुत
ये है कि सरकार जो भी है उससे, उसकी नीतियों से उनमें संतोष नहीं है, ये व्यक्त तो यहाँ हुआ। अब जनता में कितना है वो अभी काउंटिंग इसके बाद आएगी तब देखेंगे। लेकिन इससे एक चीज नजर आती है कि जो भी एग्जिट पोल्स ने अनुमान लगाए थे, ये चीज तो उसको खारिज कर रही है। लेकिन हम फिर जानते हैं कि बैलेट पेपर आखिरी नहीं होते, इनमें बहुत फेरबदल होता है, एकदम उलट जाता है, एकदम सही हो जाता है। लेकिन इसे एक जो ट्रेंड नजर आ रहा है उससे देखिए, कांग्रेस के पास 19 सीट थी, लेकिन बीजेपी के पास 75-76 सीट थी। तो अगर बीजेपी 20 पे रह रही है और कांग्रेस 19 के आसपास पहुंच गई है या 19 छू लेती है, अभी तो और चीजें आने वाली हैं, तो कांग्रेस का प्रदर्शन फिर खराब नहीं कह सकते, फिर आप बीजेपी का बुरी तरह से खराब हो रहा है। पोस्टल बैलेट में तो कम से कम यही दिखाई दे रहा है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि जमीन पर यह स्थिति अभी थोड़ी देर में नहीं रहने वाली है। हाँ, मेरे नहीं होना चाहिए, इतना खराब नहीं हो सकता। नहीं, मेरे लिए जो मतलब मुझे जो अभी लगता है कि कम से कम कांग्रेस के लिए जो सबसे बड़ी लड़ाई थी, मैंने तब भी कहा था, अब भी कह रहा हूं कि वो डबल डिजिट तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। बस सबसे बड़ी लड़ाई उनकी है। और चिराग और उनके बीच में लड़ाई है कि लोजपा में की ज्यादा सीटें आएंगी कि कांग्रेस की ज्यादा सीटें आएंगी। मेरे हिसाब से ये मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं। वो भले 61 लड़ रहे हैं, लेकिन उसमें आप मान के चलिए 29 तो ऐसी सीटें जिसमें कभी कोई जीता ही नहीं। 8 में आपने फ्रेंडली फाइट कर दी शायद सर, नहीं 29 सीटों। ओके, ये काउंटिंग सेंटर के अंदर की तस्वीरें जरा देख लीजिए, क्योंकि आमतौर पर आप लोग हर दिन जब भी चुनाव के नतीजे आते हैं अपने मोबाइल में देखते होंगे, टीवी पर देखते होंगे, सोशल मीडिया में, इंटरनेट पर कहीं और देखते होंगे, लेकिन फिजिकली आपने अगर काउंटिंग सेंटर अब तक देखा नहीं है तो जरा देख लीजिए। काउंटिंग सेंटर ऐसा होता है। अब ये काउंटिंग सेंटर आमतौर पर जो बनाए जाते हैं, कभी किसी कॉलेज में बनाए जाते हैं, सही कह रहा हूं, कभी किसी स्कूल में बनाए जाते हैं, और आमतौर पर एक डिस्ट्रिक्ट में एक काउंटिंग सेंटर बनाया जाता है जहां पर उस डिस्ट्रिक्ट के सारे विधानसभा सीटों की काउंटिंग एक जगह होती है। फिलहाल अपडेट आ रही है, प्रशांत किशोर की जनसुराज के 2 उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। पीके की जनसुराज 2 सीटों पर आगे हो गई है, यह भी अपडेट हमारे पास आ रही है। अभी ऊपर इसको अपडेट भी कराता हूं, जेएसपी ऊपर 2 कर दीजिए। महागठबंधन 84, एनडीए 77, जनसुराज पार्टी 2 और अदर्स 2 सीटों पर आगे। अगर प्रशांत किशोर खाता खोलते हैं, प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में इस चुनाव के बाद रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल लोग बार बार पूछ रहे थे। संजीव, ऐसा लगता है 5-7% वोट भी अगर प्रशांत किशोर लेते हैं संजीव, और 2 सीटें 3 सीटें जैसे एग्जिट पोल बता रहे हैं, अगर वो लेते हैं, यू थिंक ही इज हियर टू स्टे? संजीव, देखिए, बकौल प्रशांत किशोर अभी तक तो यही है कि वो रुकेंगे, और उनका जो ये प्रोजेक्ट है वो 10 सालों का है, जिसमें ये तीसरा ही साल है। लेकिन ये जो सीटें आप देख रहे हैं जिनमें वो आगे चल रहे हैं, अगर मौजूदा आंकड़ों की ही हम बात करें तो ये इंडिविजुअल्स की वजह से हैं। ऐसा नहीं है कि जनसुराज की वजह से कुछ हो रहा है। जैसे मैंने कहा जोकीहाट, अब जोकीहाट में सरफराज आलम जो तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं उनकी वजह से है, या मान लीजिए करगहर में रितेश पांडे खड़े हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं, अगर वहां वो लीड करते हैं तो वो रितेश पांडे, अभी वो रितेश पांडे पीछे चलते दिखाए गए। हाँ, तो अगर ये सच कह रहे हैं।